हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि यहाँ पर मैं पीजीटी का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ जो कि आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं यहाँ, और हम यहाँ से 31 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम सॉरी हैं बहुत ज़्यादा कि काफ़ी लेट में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आ पाए, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से। चलिए फिर, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना यथा कंचुकी और कॉलर, जेब, बाजू है। अब यहां पर बताना है कि कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, और सॉरी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग इज अ कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ ऑल द पोजिशंस ऑफ द गारमेंट, दैट इज बॉडीज एंड कॉलर, पॉकेट या फिर स्लीव। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहां पर वो डी होगा। ये आपका चौथा वाला आंसर सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों ही आ जाएंगे। जैसे यहां पर पूछा जा रहा है ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना यथा कंचुकी और, यानी जो ड्राफ्टिंग तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब ड्राफ्टिंग प्लान किया जाता है तो उसमें किस किस चीज की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। ठीक है, तो बॉडी से इन्होंने दिया हुआ है, पूछा और किस चीज की, तो यहाँ पर सबकी, कॉलर की भी, जेब की भी और बाजू की भी, सभी की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। ओके, फिर आता है 32 क्वेश्चन कि वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है 5 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर या फिर 30 मिलीमीटर। इन कॉमर्शियल सिनेमा हाउसेज द साइज ऑफ द फिल्म यूज्ड इन फिल्म प्रोजेक्टर्स 5 mm, 16 mm, 8 mm या फिर 30 mm। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका पहला 5 mm, यानी कि 5 मिलीमीटर। जो सिनेमा घरों में फिल्म के लिए जैसा आप जाते हो मूवी देखने के लिए, तो वहां पर जो फिल्म की साइज होती है, ठीक है, वो आपकी 5 मिलीमीटर होती है। फिर है 33 क्वेश्चन है कि शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डैश का आधारभूत दर्शन है। किसका दर्शन है? शिक्षा का, शिक्षण का या फिर इतिहास या फिर विस्तारण कार्य का। चेंजिंग द आउटलुक ऑफ मैन बाय एजुकेटिंग हिम इज अ बेसिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग, हिस्ट्री या फिर एक्सटेंशन वर्क। तो किसी को शिक्षित करके और फिर उसका दृष्टिकोण चेंज कर देना, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका है, उसको बदलना, ये किसके द्वारा संभव है, किसकी बेसिक फिलॉसफी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सटेंशन वर्क, यानी कि विस्तारण कार्य का। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है कि गांव में क्या होता है, गांव में जाते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो गांव में जाते हैं और वहां पर गांव के लोगों का दृष्टिकोण चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो काम अगर पूछा जाए कौन करता है, तो एक्सटेंशन वर्कर करते हैं। और ये किसका काम है? तो ये एक्सटेंशन का काम है, यानी कि प्रसार शिक्षा का। फिर है 34 क्वेश्चन की कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योग्य संक्रमण का उदाहरण है मम्स, रेबीज, डिप्थीरिया या फिर पोलियो। एग्जांपल ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिसिबल टू मैन फ्रॉम वर्टिब्रेट्स, मम्स, रेबीज, डिप्थीरिया या फिर पोलियो। तो जो कशेरुकी, अकशेरुकी, ये होते क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो आ जाएगा यहाँ पर रेबीज, ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स और जो इनवर्टिब्रेट्स ये होते क्या, यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी। तो देखिए, जो कशेरुकी जंतु होते हैं, एक मिनट, ठीक, जो कशेरुकी जंतु यानी कि वर्टिब्रेट्स, वो क्या होते हैं, इनके वयस्क जीवन में नोटोकार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ होती है, यानी कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें रीढ़ होती है। साथ ही इनका मस्तिष्क, हृदय बाकी जंतुओं से ज्यादा विकसित होता है। कशेरुकी जंतुओं का हृदय यानी जो हार्ट है 2, 3 या फिर 4 चैम्बर वाला होता है। ओके, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? मछलियां हैं, सांप हैं, स्तनपायी जीव हैं, पक्षी, सभी आते हैं। और वहीं जो कशेरुकी जीव हैं उनमें क्या होती है, रीढ़ नहीं होती है, और इनका जो मस्तिष्क है और हृदय है वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। अब इसमें जो अब यहाँ बताया गया है, जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनमें अकशेरुकी जीव ज्यादा है, यानी कि
जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और उनका दिमाग भी और हृदय दोनों ही कम विकसित होता है। अब जो कशेरुकी प्राणी है उनमें मत्स्य वर्ग में मछलियां आ जाती हैं, उभयचर वर्ग में मेढक कछुए आ जाते हैं। ठीक है, मेढक कछुए, उभयचर का मतलब है जो कि मतलब पानी में भी रहते हैं और पानी के बिना भी रह सकते हैं। सरीसृप वर्ग में सर्प आ जाते हैं, और पक्षी वर्ग में बत्तख, मोर, सारस ये सब आ जाते हैं। स्तनधारी वर्ग में चूहा, बिल्ली, गाय, शेर, बंदर और मनुष्य। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो भी आपका इसमें कशेरुकी प्राणियों में आ जाता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि हम लोगों में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल हम जो आकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें देख लेते हैं। उनका एग्जांपल आप तो जान ही गए हो कि आकशेरुकी प्राणी कौन होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ओके, तो कीट है, केकड़ा है, झींगा, घोंघा, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये जो प्राणी हैं यानी कि ये जो जीव हैं ये आपके आकशेरुकी होते हैं, यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कशेरुकी यानी कि जो रेबीज किससे फैलता है, आप जानते ही हो, डॉगी से फैलता है, यानी कुत्ते से फैलता है, तो वो भी आपके कशेरुकी प्राणियों में आ जाता है। ठीक है, फिर है 35 क्वेश्चन, SARS को विस्तारित करें, यानी कि यहां पर इसका फुल फॉर्म बताना है SARS का। सिस्टमैटिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्सिलरेटिंग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS का फुल फॉर्म होता है। एक मिनट, नाउ क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन है, धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प डैश में उपस्थित अशुद्धियां हैं, मृदा, जल, वायु, मृदा, या फिर डी है मृदा, जल और वायु तीनों। 36 डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, वेपर्स आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, एयर, या फिर ये तीनों। तो जो धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प है ये आपको कहां पर मिलेगा, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे एयर में, यानी कि वायु में। ये वायु की अशुद्धियां हैं, यानी कि वायु में उपस्थित अशुद्धियां हैं, ये इसमें पाई जाती हैं। फिर आता है 37 क्वेश्चन, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन वर्चुअली ऑल फूड्स एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, वास्तव में तो दूध है, मांस है, ब्रेड है और फल है, मिल्क, मीट्स, ब्रेड्स और फ्रूट्स है। तो किसमें नहीं पाया, मिल्क में भी पाया जाता है, ब्रेड में भी थोड़ा बहुत, ब्रेड में भी रहता ही है, और फ्रूट्स में भी बहुत कम होता है लेकिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका मांस यानी कि मीट जो है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। फिर है 38 क्वेश्चन कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वो उन्नत रक्त डैश को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, यानी कि रक्त शर्करा स्तर को या फिर लिपिड स्तर को या फिर सोडियम स्तर को या फिर प्रोटीन स्तर को। अ डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड रिफाइंड शुगर्स हेल्प्स टू कंट्रोल एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल, लिपिड लेवल, सोडियम लेवल या फिर प्रोटीन लेवल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, यानी कि लिपिड स्तर। कि यहां पूछा जा रहा है कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें आपके सैचुरेटेड, ट्रांस, कोलेस्ट्रॉल ये सारे फैट कम होते हैं और रिफाइंड शुगर्स भी कम मात्रा में होते हैं, वो किस स्तर को यानी कि रक्त के किस स्तर को जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, बढ़े हुए लिपिड स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है अगर आप भोजन में ये सारे वसा और जो रिफाइंड शुगर है ये कम लेते हो। फिर है 39 क्वेश्चन,
मानव दूध डैश विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन ई, ए, डी या फिर सी। ह्यूमन मिल्क इज अ रिचर सोर्स ऑफ डैश विटामिन। किसका है ह्यूमन मिल्क, किसका रिचर सोर्स है, किस विटामिन का पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन ई का। तो यहाँ पर जैसे विटामिन डी है, तो आप जानते हो विटामिन डी क्या होता है, ह्यूमन मिल्क में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर जो है, जो जब बच्चे डिलीवरी होती है बच्चों की, तो उसके बाद में बच्चों को विटामिन डी का जो है क्या बोलते हैं, ड्रॉप देने के लिए बोलते हैं विटामिन डी का बच्चों को, छोटे बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ह्यूमन मिल्क में जो विटामिन डी होता है वो काफी कम होता है। फिर ए और सी तो होता है, लेकिन अगर विटामिन ई से कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में ए और सी कम मात्रा में होता है। और सबसे कम अगर बात करें तो विटामिन डी कम होता है, एक विटामिन के है वो भी कम मात्रा में पाया जाता है। फिर है 40 क्वेश्चन, एक रोगी की निश्वासित वायु में डैश अधिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। एक्सपायर्ड एयर ऑफ अ पेशेंट कंटेन्स मोर ऑफ। इसमें से एक्सपायर्ड एयर का मतलब है जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में। तो आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी जानते हो कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो ये आपका जो फिजियोलॉजी है उसमें जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे जो हम दो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, श्वसन क्रिया जो होती है वो दो होती है। एक होती है इंस्पिरेशन जिसे कि प्रश्वसन बोलते हैं, और दूसरी होती है निःश्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। अब जो इंस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं उसको कहा जाता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कहते हैं जो, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्वसन, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हम शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और जो दूसरी प्रोसेस होती है जो यहां पर बोली गई है एक्सपायर्ड एयर, यानी कि इसको कहते हैं एक्सपीरेशन, ठीक है, हिंदी में निःश्वसन कहते हैं। ओके, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, तो दो प्रोसेस होती है श्वसन क्रिया की। तो जो निःश्वसन होता है उसमें क्या होता है कि हम शरीर की जो अशुद्ध वायु है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये दो प्रोसेस होती है और ये हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। और जैसा आप जानते हो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 17 बार सांस लेता है, जबकि बच्चे जो हैं 1 मिनट में 30 बार सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे लंबी सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे अब हम लोग हैं, एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं, तो हम लंबी सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो लंबी सांस नहीं ले पाते। इस वजह से क्या होता है, उसको टुकड़ों में यानी कि आप कह सकते हो कि छोटी छोटी सांस लेते हैं, इस वजह से उनकी जो सांस है वो ज्यादा हो जाती है। जब हम 17 बार लेते हैं 1 मिनट में, तो वहीं वो 1 मिनट में 30 बार सांस लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हम कितनी बार लेते हैं, 17 बार। अब बच्चों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं वो लेते हैं 30 बार, ठीक है, क्योंकि वो लंबी सांस नहीं ले पाते, इस वजह से वो कई बार लेते हैं सांस। चलिए अब आते हैं 41 क्वेश्चन है कि वो परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती, कौन सी प्रणाली कहलाती, खुली प्रणाली, बंद, अर्धबंद या फिर अर्ध खुली प्रणाली। द फैमिली दैट इंटररिलेट्स कंटिन्यूअली विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, क्लोज, सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खुली प्रणाली यानी कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब जो अपने पर्यावरण के साथ लगातार परस्पर संबंधित रहते हैं, संपर्क बनाए रहते हैं। फिर है 42 क्वेश्चन है कि नमक सामान्यतः डैश के साथ दृढ़ किया जाता है, विटामिन ए, लौह, विटामिन बी या फिर फॉलिकम। सॉल्ट इज कॉमनली फोर्टिफाइड विद,
फोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है ये कि जो नमक है उसको किसके साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। दूसरा चौथा का मतलब है लॉ और फॉलिकम, यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड। जो नमक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, नमक में आयोडीन तो का फोर्टिफिकेशन तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में आयरन और फॉलिक एसिड का भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, अक्सर ये कंफ्यूजन होती है फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट में। फोर्टिफिकेशन, ओके, और एक दूसरा होता है एनरिचमेंट। दोनों नाम आपने सुने होंगे। एनरिचमेंट की हमें हिंदी तो नहीं पता है, लेकिन आप इंग्लिश में ही पढ़ो, ज्यादा सही है, हिंदी बहुत टफ रहती है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट दो चीजें हैं, और दोनों में ही क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अब जैसे फोर्टिफिकेशन आपने यहाँ पर देखा, नमक क्या होता है, नमक में जैसा कि आयोडीन नहीं पाया जाता है, ना ही आयरन पाया जाता है, और ना ही फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो क्या होता है, इसको अलग से उसमें ऐड किया जाता है, जिससे कि नमक की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, पोषक मूल्य है, उसका बढ़ सके। ओके, जो कि उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं था। एनरिचमेंट में क्या होता है, इसमें भी ज्यादातर आपने सुना होगा एनरिचमेंट, जैसे जो पीएचडी या फिर एमएससी लेवल पर रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें वो एनरिचमेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो एनरिचमेंट का मतलब है कि उसमें भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है फूड प्रोडक्ट की, लेकिन एनरिचमेंट वो होता है जिसमें कि जो मान लीजिए कोई फूड है, तो उसमें पहले से ही वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई उसकी, तो क्या हुआ, वो उस न्यूट्रिएंट का लॉस हो गया, तो बाद में फिर उसी न्यूट्रिएंट को उसमें ऐड किया जाता है। यानी कि पहले वो प्रेजेंट था उसमें, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान या फिर किसी की वजह से, प्रोसेसिंग होती है, हार्वेस्टिंग, इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, जब कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है तो कई प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो उन प्रोसेसिंग के दौरान जो उसमें पहले से न्यूट्रिएंट था, वो क्या हुआ, वो उसमें से हट गया, यानी कि वो उसमें से उसका लॉस हो गया उस न्यूट्रिएंट का। तो अब क्या हुआ, उसमें जो है उस न्यूट्रिएंट को अब अलग से उसमें ऐड किया जाएगा, तो उसको एनरिचमेंट बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन में पहले से न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, बल्कि उसको अलग से उसमें ऐड किया जाता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए। लेकिन एनरिचमेंट में पहले से वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, चूंकि प्रोसेसिंग के दौरान उसका लॉस हो जाता है, इस वजह से उसमें उसको ऐड किया जाए। एनरिचमेंट का अगर बेस्ट एग्जांपल आप जानो तो जो है चावल, यानी कि राइस। राइस में क्या होता है, थायमिन पाया जाता है, उसका जो बाहर का कवर होता है, छिलका होता है, उसमें क्या होता है, थायमिन पाया जाता है। लेकिन जब राइस की प्रोसेसिंग होती है, मिल में जाता है, तो थायमिन का लॉस हो जाता है। तो क्या होता है, राइस को अलग से थायमिन उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट बोलते हैं। तो दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए फिर आता है 43 क्वेश्चन, किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है, न्यूगार्टन, पियाजे, हेमिग्रस्ट या फिर एरिक्सन। अकॉर्डिंग टू होम मॉरल डेवलपमेंट अकर्स इन 2 स्टेजेस। तो पूछा गया है किसके अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पियाजे के अनुसार। यानी पियाजे ने भी 2 बताए हुए हैं, मॉरल डेवलपमेंट के 2 स्टेज बताए हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। अब यहाँ पर जीन पियाजे ने इनकी एक बुक थी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। इसमें इन्होंने बताया था कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होता है। गैर नैतिक का मतलब है कि बच्चों में जो मॉरलिटी का डेवलपमेंट है वो नहीं होता है, ठीक है। अब इन्होंने जो इसको 2 भागों में बांटा है, पहला है परायत नैतिकता की अवस्था ऑब्लिक पर केंद्रित उन्मुक्ता, स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो इनकी पहले स्टेज है। इसका जो समय है वो 2 से 8 वर्ष का होता है, और इस अवस्था में नैतिक वास्तविकता की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। यानी कि जो स्टेज ऑफ हेट्रोनॉमस मोरालिटी है, इसको स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। यह एक नैतिक विकास की
पहली अवस्था होती है। ठीक है, 2 अवस्था है, तो ये पहली अवस्था है जिससे प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं, यानी कि ये जो अवस्था है हेटेरोनोमस मोरालिटी है, इससे हर एक बच्चा गुजरता है। अब इसमें क्या होता है, बड़ों के नियम के स्रोत के रूप में देखना, यानी अब बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अच्छा, अगर बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, अवहेलना करते हैं तो उसको बुरी आदत माना जाता है। यानी कि अब ये जो अवस्था है इनसे हर एक बच्चा गुजरता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे उनके मम्मी पापा या फिर जो भी उनके घर में बड़े लोग हैं, तो उनके द्वारा जो बनाए गए नियम है उसको वो मानते हैं, उसका पालन करते हैं। अगर वो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनको अच्छा बच्चा बोला जाता है। अगर वो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि जो है इसकी आदत अच्छी नहीं है, या फिर उसको बैड बॉय या फिर बैड गर्ल की नजर से देखा जाता है अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हर एक बच्चे के लाइफ में होता है। अब इसमें जो होता है कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादे नहीं, क्योंकि बच्चे में अभी इतनी ज्यादा मोरालिटी डेवलप नहीं होती है, बच्चे का इतना डेवलपमेंट नहीं होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सके क्या सही है और क्या गलत है। अभी जो उसके बड़े कहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा या फिर जो भी उससे बड़े होते हैं वो जो कहते हैं, टीचर्स हैं जो भी है, तो जो है वो उनकी ही बातों को सही मानता है। उनके द्वारा जो कहे गए बात सही है वो सही है, जो कहा गया गलत है वो गलत है। अभी अब वो अपने तरफ से कुछ भी विचार विमर्श करने की अवस्था में नहीं होता है। इस वजह से इसमें कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादे नहीं। फिर दूसरा स्टेज है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था ऑब्लिक स्वायत्त उन्मुक्ता, यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। पहला था हेटेरोनोमस मोरालिटी, ये है ऑटोनोमस मोरालिटी, और ये जो है 9 से 11 वर्ष का समय होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रता की भावना लुप्त हो जाती है, यानी कि बच्चे जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो लुप्त हो जाती है। अब वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं, यानी कि अब उनमें सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो गई है। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। अब इसमें जो है कार्य का इरादा महत्वपूर्ण होता है जबकि परिणाम नहीं। पहले में क्या था, परिणाम महत्वपूर्ण था, इरादा नहीं, लेकिन इसमें इरादा महत्वपूर्ण होता है, परिणाम नहीं। और जो नियम है ये वाला, ये परिवर्तनशील है। इसे अन्योन्यता या फिर पारस्परिकता यानी कि रेसिप्रोसिटी व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है, ठीक है, और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है, तो वो ये सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। ये बालक की परायत अवस्था यानी कि पहली वाली स्टेज है, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। ठीक है, अगर वो मान लो उसने चोरी की और फिर उसको चोट लग गई, तो उसको लगा कि उसने चोरी की थी इस वजह से उसको चोट लगी है। परंतु स्वायत्त अवस्था में यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या होगा, इस अवस्था में आ जाने पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि वो अब समझने लगता है कि वो इसलिए गिरकर घायल हुआ क्योंकि वो सीढ़ी पर ध्यान देकर नहीं चला था। तो ये डिफरेंस होता है दोनों स्टेज में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है 44 क्वेश्चन, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण है। आवृत्ति बटन, वर्गांक, आवृत्ति सारणी, ध्रुपदी बटन। Histogram and frequency polygons are the 2 graphical representation of frequency distribution, class mark, frequency table, binomial distribution। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवृत्ति बटन। जो हिस्टोग्राम और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम ये जो तैयार किए जाते हैं, ये आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज किया जाता है। फिर है रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड समस्थिति, रक्त का थक्का जमना, इरिथ्रोपोएसिस, स्कंदन, होम्योस्टैसिस, हीमोस्टैसिस, इरिथ्रोपोएसिस या फिर कोगुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, रक्त का थक्का जमना यानी कि हीमोस्टैसिस। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो आपका स्कंदन यानी कि जो कोगुलेशन है, इसको भी हम कहते हैं कि रक्त का थक्का जमना, यानी कोगुलेशन का मतलब है जब रक्त बहना बंद हो जाता है, ब्लड कोगुलेट कर जाता है। ठीक है, जबकि इसकी शुद्ध हिंदी स्कंदन है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है हीमोस्टैसिस और कोगुलेशन में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है हीमोस्टैसिस और कोगुलेशन में। जबकि अगर जनरली हम इसको देखें तो दोनों का मतलब एक ही है, रक्त का थक्का जमना यानी कि रक्त का बहना रुक जाना।
ठीक। तो जो हेमोस्टेसिस है ये इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग ब्लीडिंग फॉलोइंग अ वैस्कुलर इंजरी, यानी कि मान लो अगर इंजरी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को जो रोकने का काम करता है, रोकने का की जो ओवरऑल प्रोसेस यानी कि जो पूरी प्रोसेस है उसको हेमोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है। और जो कोगुलेशन है इज द फाइनल स्टेप ऑफ हेमोस्टेसिस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हेमोस्टेसिस का जो कोगुलेशन है वो हेमोस्टेसिस का एक चरण होता है। और कौन सा चरण होता है? ये अंतिम चरण होता है। इन विच अ स्टेबल ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स एंड इनसॉल्युबल फाइब्रिन नेटवर्क। जैसे आप जानते ही हो कि जो है फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है जो कि एक जाल लाइक संरचना होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बन जाता है जिसकी वजह से जो रक्त का बहना है वो रुक जाता है। तो जो प्लेटलेट्स और जो इनसॉल्युबल फाइब्रिन नेटवर्क है वो उनका फॉर्मेशन हो जाता है, उनकी वजह से जो ब्लड क्लॉट यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही थी तो वो अब नहीं होती है, ब्लड स्टेबल हो जाता है। ठीक है। और ये जो है आपका कोगुलेशन कहलाता है जो कि हेमोस्टेसिस का अंतिम चरण होता है। ठीक है। यानी कि कोगुलेशन जो है वो एक हेमोस्टेसिस प्रोसेस का एक स्टेप है, चरण है। अब द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हेमोस्टेसिस इज द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग का रुकना। और इसमें जो है सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन पॉलीमराइजेस इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन ड्यूरिंग द कोगुलेशन, यानी कि कोगुलेशन के समय जो सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है, जो फाइब्रिन का निर्माण होता है वो फाइब्रिनोजन से होता है। ठीक है। तो जो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल फाइब्रिनोजन था वो क्या होता है? इनसॉल्युबल फाइब्रिन, यानी कि जाल लाइक संरचना में कन्वर्ट हो जाता है जब कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। एंड फॉर्म्स अ प्लग टू ब्लॉक द होल मेड बाय द इंजरी, यानी कि इंजरी जो चोट लगी थी उसकी वजह से जो भी होल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। फिर है टाइप्स की बात करें, जो हेमोस्टेसिस होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। और जो कोगुलेशन है इसको इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इसको भी दो में डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इसको प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। डिसऑर्डर की बात करें तो हेमोस्टेसिस कैन शो एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू प्लेटलेट डिसऑर्डर, यानी कि हेमोस्टेसिस में जो एबनॉर्मेलिटी आ सकती है किसकी वजह से? अगर जो प्लेटलेट डिसऑर्डर हो गया है तो उसकी वजह से जो है एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और कोगुलेशन में क्या होता है? कैन बी इम्पेयर्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ द लिवर एंड इनएक्टिव और एबनॉर्मल फाइब्रिनोजन प्रोडक्शन, यानी कि अगर जो फाइब्रिनोजन से ही फाइब्रिन का निर्माण होता है, ठीक है, यानी जो जाल लाइक संरचना बनती है वो फाइब्रिनोजन से ही जब फाइब्रिन बनता है तो तैयार होता है। तो अगर फाइब्रिनोजन एबनॉर्मल हो जाएगा यानी कि उसका प्रोडक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो फाइब्रिन का निर्माण नहीं होगा, यानी या तो वो इसका प्रोडक्शन एबनॉर्मल है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर इनएक्टिव है। ठीक है। तो क्या होगा? फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन तैयार नहीं होगा तो इसकी वजह से भी कोगुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। और लिवर के डिसऑर्डर की वजह से भी जो कोगुलेशन है वो इम्पेयर हो जाता है। ओके। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है हेमोस्टेसिस और कोगुलेशन में। ठीक है। फिर है 46 क्वेश्चन है कि कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है प्रकुंचन, साइटोसोल, प्रसारण या फिर दोनों, ए और सी दोनों। द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इन कार्डियक साइकिल इज सिस्टोल, साइटोसोल, डायस्टोल या फिर बोथ ए एंड सी। तो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलन की जो अवधि होती है उसको कहते हैं डायस्टोल, यानी कि प्रसारण। यह अवस्था जो है प्रसारण कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर सिस्टोल, अब आप जानते हो सिस्टोल का मतलब है संकुचन, यानी एक तो होता है जो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कि जब हमारी जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो जब रिलैक्स करती हैं, ठीक, तो जब रिलैक्स होती हैं तो उनको कहा जाता है डायस्टोल, यानी कि प्रसारण। और जब जो है हमारी वो जब संकुचन होता है उनमें, ठीक है, तो क्या होता है संकुचन की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, ठीक, तो क्या होता है जब ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है तो उसमें
आपकी दो आता है। एक तो आपका लगभग 120 और 80, ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, 120/80। तो आपने ध्यान दिया होगा इसमें दो मेजरमेंट क्यों है। जैसे नॉर्मली कोई भी लेवल होता है, कोई भी मेजरमेंट होता है तो वो एक डिजिट में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो 120 और ऑब्लिक 80। तो यहाँ पर जो 120 है वो क्या है, आपका सिस्टोलिक प्रेशर बताता है, यानी कि जो संकुचन दबाव है, ठीक है, संकुचन उसको बताया सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जो ये 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर को बताता है। ओके, तो ये दो चीजें होती हैं जब हम रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक। तो जो आपका 120/80 ये क्या होता है, एक नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है इसे थोड़ा सा फ्लैक्चुएट भी करता है। तो जरूरी नहीं है कि 120/80 नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें जैसे कि अब 120 है तो ये 110 से लेकर के 130 हो सकता है। इसका जो यूनिट है वो mm होता है, ठीक है, mmHg पारा होता है। Hg का मतलब मरकरी, जो पारा है। तो जो आप ब्लड प्रेशर जब देखा होगा मापने के लिए, तो उसमें जो ऊपर और नीचे चढ़ता उतरता दिखाई देता है वो पारा होता है, ठीक है, मरकरी। तो अब यहाँ पर जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो 110 मिनिमम और 130 मैक्सिमम, यानी कि इसके बीच में हो सकता है, 110 से 130 के बीच में। किसी का 110 होता है तो जरूरी नहीं है कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकता है उसका रेगुलर बेसिस पर 110 ही रहता है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसके बीच में हो सकता है। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है ये 70 से 80 के बीच में हो सकता है, ठीक है, यानी कि 70 से 80 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा हुआ तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तब इसका मतलब है कि हाँ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ओके, तो आई थिंक इसके आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टॉल, ठीक है। तो डायस्टॉल में क्या होती है, जो कार्डियक साइकिल है यानी कि जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, आपकी रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स करने का मतलब है वो फैलती हैं। और जब सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है जब वो सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़ती हैं तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जैसे आप जानते ही हो हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, और चारों चैम्बर में एक आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड होते हैं। तो इन्हीं में क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी कि यही सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसकी वजह से ये जो फैलना और जो सिकुड़ना हो रहा है इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, यानी कि स्पेशली हमारा जो हार्ट है उसमें जो रक्त का संचार होता है, और जो क्योंकि रक्त का संचार जो होता है तो उसमें एक प्रेशर दबाव की वजह से ही होता है, और वो दबाव आपका ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके, नाउ 47, ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के डैश भाग से जुड़ता है, ग्लोबुलिन, आरबीसी, हीम, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद डैश पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन अणु है वो हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हीम, यानी कि ग्लोबिन आप जानते हो जैसा कि हीम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो हीम है वो आपका क्या होता है, वो आयरन होता है, और जो ग्लोबिन है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन किससे जुड़ता है वो हीम वाले पार्ट से जुड़ता है। ओके, चलिए फिर है 48 क्वेश्चन है कि डैश आमाशय की कोटर यानी कि एंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा श्रावित होता है, पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन, गैस्ट्रिन, डैश इज सिक्रेटेड बाय जी सेल्स ऑफ एंट्रम ऑफ द स्टमक। तो जैसा आपको ध्यान होगा जब मैंने इससे पहले वाला जो
आपका क्वेश्चन कराए थे सॉल्व, तो उसमें ये हमने आपको बताया हुआ था। जो पिक्चर मैंने दिखाया था तो उसमें ये चीज था कि जो स्टमक का एंट्रम वाला पार्ट होता है, उसकी जो जी सेल्स होती हैं उसके द्वारा कौन सा इसमें से कौन सा एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है गैस्ट्रिन। ठीक है, एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये वाला, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी सेल्स, इससे क्या सिक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिन। ठीक है, और ये पार्ट कौन सा है, एंट्रम। ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये फुंडस है, ये बॉडी है और ये एंट्रम। तो एंट्रम्स की जो जी सेल्स हैं उससे गैस्ट्रिन सिक्रेट हो रहा है। म्यूकस सेल से म्यूकस पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है और डी सेल से सोमास्टैटिन सिक्रेट होता है। ओके, ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, एक बार मैंने सोचा कि आपको रिमाइंड करा देती हूँ। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उदर श्राव डैश अम्ल का बना होता है, नाइट्रिक एसिटिक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक। द गैस्ट्रिन सिक्रीशन कंसिस्ट डैश एसिड। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो उदर श्राव गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है स्टमक से, पिक्चर में भी आपने देखा, तो उसमें जो एसिड होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है। 50 क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम डैश द्वारा स्रावित किया जाता है। अमाइलेज एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज सिक्रेटेड बाय, कहां से सिक्रेट होता है, मुख से, अग्न्यास से, आमाशय या फिर ए और बी दोनों से, माउथ, पैनक्रियास, स्टमक या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, मुख और अग्न्याशय। यानी कि जो अमाइलेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वो कहां सिक्रेट होता है, मुंह से भी और पैनक्रियास से भी सिक्रेट होता है, दोनों जगह से सिक्रेट होता है। ठीक है, अब है 51 क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन डैश द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स, सेमिनल सेल्स, सर्टोली सेल्स या फिर नन ऑफ दिस। जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, वो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका लीडिंग सेल। ओके, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं, हमने डिटेल में आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ था। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स। ठीक है, ये ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन है कि डैश हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। ठीक, डैश हार्मोन इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन। कौन सा जो है हार्मोन है वो ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है। एफएसएच, एसीटीएच या फिर टीएसएच या फिर एलएच। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, हार्मोन पूछा है ओवुलेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो वो है आपका एलएच। एलएच क्या है, ये एक आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, जो कि आपका ओवुलेशन के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसका फुल फॉर्म है, इज मेड बाय पिट्यूटरी। अब बनता कहाँ से है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक स्मॉल ग्लैंड होती है लोकेट अंडरनीथ द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और यहीं से ये सिक्रेट होता है। और ये जो है आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे शॉर्टकट में हम एलएच बोल रहे हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसमें होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में एंड फंक्शनिंग। ओके, यानी कि जो लैंगिक कार्य होते हैं और जो लैंगिक विकास होता है, दोनों में ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर देखिए विमेन में बात की जा रही है कि एलएच हेल्प्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मासिक धर्म होता है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। इट आल्सो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी। तो ये जो इसी को ही, इस प्रोसेस को, दिस इज नोन एज ओवुलेशन, यानी कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो उसी प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं, यानी कि अंडोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रिगर करने का यानी आपका तो एक्सिलरेट करने का, ठीक है, उत्तेजित करने का काम कौन करता है, आपका जो ये एलएच हार्मोन है। एलएच लेवल्स क्विकली राइज जस्ट बिफोर
ओवुलेशन, यानी कि जब ओवुलेशन की प्रोसेस होती है तो उसके जस्ट पहले जो आपका LH हार्मोन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक, क्विकली राइज जस्ट बिफोर ओवुलेशन, इसका लेवल बढ़ जाता है अंडोत्सर्जन से पहले। इन मेन LH causes the testicles to make testosterone, यानी कि जैसे विमेन में क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है और ओवुलेशन में मदद कर रहा है। और इसी तरीके से मेन में क्या करता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन है, तो इनको बनाने में ये LH जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टिकल्स की मदद करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने में। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि विमेन में क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये दोनों महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ये दोनों हार्मोन। और जो मेल है उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि आपका स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नॉर्मली LH लेवल इज मेन डू नॉट चेंज वेरी मच, जैसे कि विमेन में क्या था, आपने देखा कि ओवुलेशन से जस्ट पहले LH का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन मेन में क्या होता है, डू नॉट चेंज वेरी मच, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, बच्चों में क्या होता है, LH लेवल आर यूजुअली लो इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में जो LH हार्मोन का लेवल होता है वो कम होता है, बट बिगिन टू राइज, यानी कि बढ़ना स्टार्ट होता है कब, अ कपल ऑफ इयर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जो प्यूबर्टी की एज आती है, जैसे कि आप कह सकते हो एज ऑफ मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, तो जो प्यूबर्टी की एज आती है, जब स्टार्ट होती है, तो जो है जो LH हार्मोन का लेवल है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जबकि अर्ली चाइल्डहुड में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें जो LH हार्मोन का लेवल कम होता है। इन गर्ल्स LH हेल्प्स सिग्नल द ओवरीज टू मेक एस्ट्रोजन, जैसे आपने देखा मेल में क्या था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए टेस्टिकल्स की मदद कर रहा था, और विमेन में, ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने के लिए ओवरीज को सिग्नल यानी कि संकेत करता है, उसकी मदद करता है। और बॉयज में क्या होता है, इट हेल्प सिग्नल टू टेस्टिस टू मेक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इतना सा आप सिंपल समझ लो, जो LH हार्मोन होता है वो मतलब विमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में मदद करता है और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पर टू मच और टू लिटिल LH कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो LH हार्मोन है अगर बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है या फिर बहुत कम सिक्रेट होता है, तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि इनफर्टिलिटी, इससे इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि जब जो फीमेल है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टीज इन विमेन आ सकती है, लो सेक्स ड्राइव इन मेन में हो सकता है, और अर्ली एंड डिलेड प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं या तो वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे या फिर वो बहुत लेट में मैच्योर होंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपके जो LH हार्मोन है या तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है तब दिक्कत आ रही है या फिर बहुत कम हो रहा है। अब इसका जो LH हार्मोन है इसके और भी नाम है, ल्यूट्रोपिन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है, यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या फिर मासिक श्राव। द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो आप सभी जानते हैं ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मेनार्के कहते हैं और हिंदी में इसको रजोदर्शन, इंग्लिश में मेनार्के बोलते हैं। और ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं इसको। ECF को विस्तारित करें यानी इसका फुल फॉर्म बताना है, तो ये है आपका, इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो ECF है उसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जैसा आप जानते हो दो होता है, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो
इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब है जो आपके सेलुलर का मतलब है कोशिका, यानी कि कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये आपकी कोशिका है, ठीक है, ये सेल्स हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको आईसीएफ यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। और जो कोशिका के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब कोशिका के बाहर में आपकी प्लाज्मा आ जाती है, ठीक है, और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है जो दो कोशिकाओं के बीच में पाया जा रहा है, यानी कि कोशिका के बाहर ये सारी कोशिकाएं हैं, ये क्या है, ये सारी आपकी कोशिकाएं हैं, ठीक है। अभी एक से दो, तो इन कोशिकाओं के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ECF। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें आपका प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों आ जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है जो कोशिका के बाहर पाया जाता है, और जो कोशिका के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको ICF बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ECF एंड ICF कॉल्ड फ्लूइड कंपार्टमेंट बिकॉज दे बिहेव एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज मेंटेन डिफरेंट आयोनिक कंपोजिशन। अब इसमें जो है जो आयन पाए जाते हैं ECF में पाए जाते हैं आपका सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और जो ICF होता है उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट आयंस होते हैं और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ECF है उसमें कौन कौन से आयन होते हैं और जो ICF है उसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 55 क्वेश्चन है, डैश कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है, डैश सिंथेसाइज लिपिड्स इन सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, या फिर गोल्जी उपकरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेल्स में लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, कौन सा रेटिकुलम करता है, कौन सा अंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, ये सेल है। अब सेल में ये न्यूक्लियस है, देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है जिसे कि हिंदी इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर्स है यानी केंद्रक छिद्र है, ओके। अब ये जो केंद्रक है आपका, केंद्रक के अब देखिए चारों ओर क्या है, रेटिकुलम है, ठीक। अब रेटिकुलम में आपके दो हैं, एक तो स्मूथ है, स्मूथ रेटिकुलम, और रफ, ठीक है। स्मूथ ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपके ये जो इस तरीके से शेप में दिखाई पड़ रहे हैं वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर आप देखिए छोटे छोटे से ऐसे दाने से दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। ये जो दाने से दिखाई पड़े ये क्या है, ये आपकी राइबोसोम है, ओके। जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। तो यहां पर आप देख लीजिए डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करने वाली प्रोटीनों व वसाओं का परिवहन करना, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन और वसा का। इसके कुछ भागों पर किनारे किनारे राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक। अब दो हैं, रुच यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ जो होते हैं इनमें संश्लेषण के लिए राइबोसोम पाए जाते हैं जैसे आप जानते ही हो, और जो स्मूथ हैं इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और रफ में पाए जाते हैं। अब जो मृदु है जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इनका उद्देश्य लिपिडों का श्रावण यानी कि सिक्रीशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो लिपिड का संश्लेषण कौन करता है, तो चाहे संश्लेषण हो या श्रावण, यानी कि जब लिपिड का निर्माण होगा तभी वो सिक्रीट होगा। तो लिपिड का निर्माण और लिपिड का श्रावण यानी कि सिक्रेशन दोनों ही आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक।
अब राइबोसोम का काम क्या है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करती है स्पेशली, इस वजह से इसको सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण ये करता है, इस वजह से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ये कहाँ होता है, राइबोसोम कहाँ होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन निर्माण में मदद करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। चलिए कुछ और यहाँ पर हम अंग देख लेते हैं। ये सारे आपके सेल के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी, इसकी अच्छा हाँ, यहाँ पर जो राइबोसोम है उसकी खोज, इसका नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट ने किया था। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। ये सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। यहाँ कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है, ओके, और उन्हें गंतव्य स्थान यानी कि उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है, और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। इसी वजह से इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या है, जो गोल्जी बॉडी है ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, और क्या कर रहा है, ये इन्हें गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, जो आपका चूंकि पीजीटी टीजीटी का है तो उसमें फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी में आपके सारे सेल हैं, ऑर्गन हैं, सिस्टम है, ये सब आ जाते हैं। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो अंग हैं उनको कहा क्या जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, जैसे कि आप जो राइबोसोम है उसको क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जा रहा था। अब आता है लाइसोसोम की बारी, तो इसकी खोज डी डुवे ने की थी। अच्छा हाँ, खोज भी पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस अंग की खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी, जो कि सूक्ष्म गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी थैलेनुमा रचना होती है। इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना है। अतः ये एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली यानी कि गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम है, ठीक है। इसमें 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, ओके। इसी वजह से इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर ये फट जाती है और एंजाइम स्वयं की ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं, यानी कि इससे एक तरीके से आप कह सकते हो ये सुसाइड कर लेता है। इसी वजह से इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें कई, जितना बताया गया 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम जिसमें लाइसोसोम, जिस कोशिका में लाइसोसोम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो एंजाइम क्या करता है, उसी कोशिका को जिसमें लाइसोसोम होता है उसी को समाप्त कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। तो इस तरीके से ये सुसाइड कर लेता है। इसी वजह से इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, लाइसोसोम का जो काम है, मेन काम क्या है, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणु है इनका डाइजेशन करना, और ये क्या करता है, जो भी वेस्ट सेल्स होती हैं यानी कि बेकार सेल होती हैं, खराब हो गई हैं, कोई काम लायक नहीं है, यानी कि जितने भी कचड़े होते हैं, कचरा का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे घर में मतलब बिना काम की चीजें हैं, वेस्ट हैं, जिनका कोई काम नहीं है, खराब हो गया है, सड़ गया है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो उसको जो है सेल से बाहर निकालने का काम करती है, या फिर आप कहते हो सेल से खत्म कर देती है, उनको डाइजेस्ट कर देती है, उनको पचा देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लाइसोसोम जो है कोशिका की सफाई भी करती हैं, ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और इसका नामकरण बेंडा ने किया था। खोज अल्टमैन ने की है लेकिन नामकरण बेंडा ने किया था। ये कोशिका का श्वसन स्थल है और ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यहीं होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन होता है। इसी वजह से इसको कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये
सबसे अधिक ऊर्जा का जो जितनी भी ऊर्जा का निर्माण होता है वो यहीं पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसी वजह से वो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस का मतलब है जहां पर सबसे अधिक पावर होता है, जहां पर सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। और ये जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में जो है स्टोर रहती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये हो गए अंग। ओके, अब आते हैं 56 क्वेश्चन में। डैश स्वयं प्रतिलिपिकारी है, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिव, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी संरचना या फिर केंद्रक। तो कौन सा सेल्फ रेप्लिकेटिव है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्फ रेप्लिकेटिव का मतलब ये है कि स्वयं अपने जैसा ही दूसरा अंग बना लेना, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर लेना। और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया तभी तैयार होगी जब उसमें डीएनए होगा। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि क्लोन का निर्माण फिलहाल तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इक्का दुक्का क्लोन का निर्माण हुआ है, ह्यूमन क्लोन का, ठीक है, निर्माण हुआ है। तो मानव क्लोन का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? उन्हीं का डीएनए यूज किया, यानी जैसे आप हो तो आपके जैसे ही एक दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाएगा, आपके डीएनए का यूज करके आपके जैसा ही सेम दूसरा व्यक्ति तैयार कर दिया जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? ये प्रोसेस जो है सेल्फ रेप्लिकेटिव कहलाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिव का मतलब है अपने जैसी ही दूसरी प्रतिलिपि तैयार कर देना। ठीक है, तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं जो कि आपका सेल्फ रेप्लिकेटिव होते हैं। फिर है 57 क्वेश्चन। अंडे का निषेचन डैश में होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन, कहां होता है फर्टिलाइजेशन? एम्पली, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय या फिर कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसमें पूछा गया किस पार्ट में अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्पुली। जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, अंडे का, वो एम्पुली में होता है। वैसे तो आप जानते हो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। तो उसके किस भाग में होता है फर्टिलाइजेशन? तो यहाँ पर पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां लिखी हुई है फैलोपियन ट्यूब। इसे यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये जो ब्लू पर्पल कलर से दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब यहां पर इसकी देखिए पार्ट इस साइड में, ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? इंट्राम्यूरल पार्ट है। और यहां से यहां तक का जो भाग है, ठीक है, यहां से यहां तक का वाला भाग है, इसको इस्थमस कहते हैं। और फिर यहां से यहां तक वाला जो भाग है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एम्पुला, यानी कि वही जो अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एम्पुली इसको बोलते हैं। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देख रहे हो यहाँ पर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको फिम्ब्री भी कहते हैं। एम्पुला लॉन्गेस्ट रीजन, तो आप देख रहे हो यहाँ पर लॉन्गेस्ट रीजन, ये जो फैलोपियन ट्यूब है दोनों साइड में है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो है इस्थमस है और यहां से यहां तक आपका इनफेंडिबुलम है, लेकिन जो सबसे लंबा वाला भाग है वो है आपका एम्पुला। तो ये लॉन्गेस्ट रीजन होता है, सबसे लंबा भाग होता है। और फर्टिलाइजेशन मोस्ट लाइकली टू अकर इन दिस रीजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन होता है वो यहीं पर होता है, एम्पुला में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है, यानी कि जो ये आपका फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करता है? ओवम को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि आपका ओवरी से ही ओवम निकलता है। ओवम कहाँ होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। तो अंडाशय से जो है अंडाणु वो निकलता है। जो ओवल्यूशन की जब प्रोसेस होती है, अंडोत्सर्जन जब होता है, तो ओवरी से ओवम निकलता है। और जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है? उस ओवम को, ओवरी से जो ओवम निकल रहा है उस ओवम को लेती है और कहाँ पहुंचा देती है? यूट्रस में। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ओवरी है,
ये ओवरी है, यहाँ से जो फैलोपियन ट्यूब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करती है, यहाँ से ओवम को लेती है और फिर यहाँ से लेकर जा करके पहुंचा देती है यहाँ पर यूट्रस में। देख रहे हो आप, ये है यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरी से ओवम लिया इसने फैलोपियन ट्यूब ने और यहाँ ले जाकर के पहुंचा दिया यूट्रस में। अब यूट्रस में ही जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो यूट्रस में ही होती है, ठीक है। तो अब जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको यहीं पर मिलता है, यूट्रस में ही होता है, ठीक है, गर्भाशय जिसे बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है आपका वजाइना है। ओके, तो आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। अच्छा, जो इसमें एंडोमेट्रियम है ये देखिए आप, ये पार्ट है एंडोमेट्रियम, ये अंदर वाला भाग जो है एंडोमेट्रियम कहलाता है। मायोमेट्रियम ये बीच वाला भाग है और पेरीमेट्रियम ये बाहर वाला भाग है, ठीक है। तो ये जो लेयर आप कह सकते हो, अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और बाहर वाली लेयर जो होती है पेरीमेट्रियम कहलाती है। ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन फुंडस है, ठीक है। ये ओवरी है, ये फेम्ब्री है, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है और ये आपका वजाइना। फैलोपियन ट्यूब देखिए 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम। ओके, चलिए अब आते हैं 58 क्वेश्चन पर। कोशिका कंकाल का उदाहरण है, एग्जाम्पल फॉर साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु या फिर ये सभी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, ये सभी कोशिका कंकाल का उदाहरण, ये सारे आपके कोशिका कंकाल में आ जाते हैं। 59 क्वेश्चन है, वर्णकों को डैश भी कहते हैं, पिगमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इनको, इंक भी यानी कि स्याही भी कहते हैं पिगमेंट्स को, ध्यान दीजिएगा। फिर है 60 क्वेश्चन, रक्त का पीएच है कितना होता है, 7.2, 6.5, 8.5 या फिर 7.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो रक्त का पीएच है, ये याद कर लीजिए, 7.4 होता है रक्त का पीएच। अल्कलाइन नेचर होता है इसका, यानी कि क्षारीय, 7 से अबव जाएंगे तो वो क्षारीय हो जाता है। 61 क्वेश्चन है, वो धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं, डैश धागे कहलाते हैं, फिलिंग, रैप, नॉप या फिर क्लाउड। द थ्रेड्स विच एक्सटेंड थ्रू द लेंथ ऑफ द फैब्रिक आर टर्म्ड एज डैश थ्रेड्स। कौन से धागे कहलाते हैं, ये रैप। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो रैप है, यहाँ पर रैप नहीं बल्कि वार्प होना चाहिए, क्योंकि वार्प और वेफ्ट होता है। वार्प जो होता है यानी वार्प थ्रेड का मतलब है जो कि एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, यानी कि जो फैब्रिक की लेंथ में जो धागे होते हैं उनको वार्प थ्रेड बोलते हैं, ठीक है, वार्प यार्न। ओके, और ताना, हिंदी में इसको ताना बोलते हैं, ठीक है, ताना धागा। तो वार्प यार्न या फिर ताना धागा बोल सकते हो। तो रैप नहीं, यहाँ पर वार्प होना चाहिए, ठीक है, जो कि फैब्रिक की लंबाई में होते हैं उनको वार्प बोलते हैं, और जो फैब्रिक की चौड़ाई में होते हैं उनको वेफ्ट या फिर फिलिंग यार्न बोलते हैं। यानी जो वेफ्ट, जिसे कि हम हिंदी में बाना धागा बोलते हैं, तो उसको वेफ्ट भी कहते हैं और फिलिंग यार्न भी कहते हैं। ओके, फिर है 62 क्वेश्चन, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद मिलाना डैश कहलाता है, मान विरोधाभास, मान छाया, टिंट या फिर छाया। एडिंग व्हाइट टू कलर पेंट टू क्रिएट लाइटर वैल्यूज इज नोन एज। तो अगर मान लीजिए व्हाइट कलर, व्हाइट जो है किसी कलर पेंट में ऐड किया जाता है जिससे कि उसका कलर लाइट हो जाए, तो उसको बोलते हैं टिंट, ठीक है। लेकिन अगर कलर में व्हाइट की जगह पर अगर ब्लैक मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं शेड, ठीक है। शेड का मतलब है जब कलर में अगर ब्लैक कलर मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, कलर और डार्क हो जाता है, तो उसको शेड बोलते हैं। और जब व्हाइट कलर मिलाया जाता है जिससे कि कलर हल्का हो जाता है तो उसको टिंट बोलते हैं। ओके, फिर 63 है, पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। सीरीज ऑफ कार्ड्स विच व्हेन प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस टेल अ कंप्लीट स्टोरी। फेल्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको कहते हैं फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पर मैं पिक्चर इसका दिखा देती हूँ, फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं। ये देखिए, ये है फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब जैसे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है 1 2 3 4 5,
तो इस तरीके से कार्ड्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 1 है, यहाँ पर हम पिक्चर्स भी बना सकते हैं, या फिर स्टोरी की पिक्चर बना सकते हैं, या फिर आप पढ़ा रहे तो उसकी से 1 है तो यहाँ पर एक फिश बना दी गई 1 यानी कि 1 है, 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर रख दिएगा, 2 है तो 2 रख दिएगा, 4 है तो 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कार्ड्स तैयार किए जाते हैं और उनको एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, यानी कि 1 के बाद हम 2 दिखाएंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो इस तरीके से सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज में जो है कार्ड्स हम प्रेजेंट करेंगे और हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टोरी है, तो ये फ्लैश कार्ड ही है। जो कार्ड में पहले ये पिक्चर बनाया गया, और इस पिक्चर का मतलब क्या है, मिसी वॉन्ट्स टू रैप अ प्रेजेंट, यानी जो मिसी एक कोई लड़की है जो कि प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट को रैप करना चाहती है। ठीक है, इस पिक्चर का मतलब ये है। इसके बाद में दूसरा पिक्चर प्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, शी पुट्स पेपर अराउंड द प्रेजेंट, यानी कि जो गिफ्ट है उसको अब पेपर से वो उसका रैपिंग कर रही है। ठीक है, तीसरे में क्या है, मिसी टाइज अ नाइस बो, यानी कि अब उसमें क्या कर रही है, देखिए आप, नाइस बो इसको टाई कर रही है। ठीक है, इस प्रेजेंट का मतलब है पिक्चर में दिख रहा है। तो आप ये जैसे एक पहले हमने ये कार्ड प्रेजेंट किया, इसका मतलब ये बताया, दूसरा कार्ड प्रेजेंट किया तो हम इसका मतलब हमने ये बताया, तीसरा कार्ड प्रेजेंट किया तो इसका मतलब ये हुआ, चौथा कार्ड प्रेजेंट किया, सी गिव्स द प्रेजेंट टू हर मदर, यानी कि वो अपने मदर को अब यहाँ पर क्या कर रही है, गिफ्ट दे रही है। ओके, तो इस तरीके से हम एक के बाद एक कार्ड प्रेजेंट करते जाते हैं और स्टोरी बताते जाते हैं। ओके, इसी तरीके से ये और भी स्टोरीज हैं। तो जो भी आप स्टोरी आप प्रेजेंट करोगे तो उसमें पिक्चर के माध्यम से हम उसको बना सकते हैं, एक के बाद एक प्रेजेंट कर सकते हैं और स्टोरी बताते जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैश कार्ड इस तरीके से होता है। फिर है 64 क्वेश्चन, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। द बेसिक सिस्टम ऑफ स्कूल इंट्रोड्यूस्ड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक। भूदान, नई तालीम, प्रयोग प्रयोजन या फिर मातंडम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई तालीम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र, तो उसको नई तालीम कहते हैं, समान शिक्षा। और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब, 1937 में वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित नई तालीम। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कब, 1937 में स्टार्ट किया था वर्धा में। इसमें छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, नई तालीम को बुनियादी शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा गांव को आत्मनिर्भर बनाएगी, इसी वजह से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नई तालीम का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास था। स्थानीय रूप से सुलभ प्रौद्योगिकी के साथ कार्य केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण बुनियादी था। नई तालीम 4 सिद्धांतों पर आधारित थी। ये कौन कौन से सिद्धांत थे, 4। हस्तशिल्प कार्य के साथ साथ मातृभाषा में शिक्षा या अधिगम। ठीक है, यानी हस्तशिल्प जो कार्य है उसके साथ में मातृभाषा में भी शिक्षा और लर्निंग दी जाएगी। काम को स्थानीय सबसे उपयोगी व्यावसायिक जरूरतों से जोड़ा जाना। अधिगम को व्यावसायिक कार्य से जोड़ा जाना चाहिए। कार्य सामाजिक रूप से उपयोगी और जीवन यापन के लिए उत्पादक होना चाहिए, यानी कि जो भी अगर लोग इसमें जुड़ते हैं, काम करते हैं, तो वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, अन्य तथ्य की बात करें तो 1975 में नागपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है, इसकी स्थापना 1997 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, ये है वर्धा में, और इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में। ठीक है, और जो विश्व हिंदी सम्मेलन है नागपुर में जो आयोजित हुआ था वो कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल आते हैं अगर आप उसको डिटेल में पढ़ो तो। फिर है एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है। अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सबस्टांस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शन पासेस टू द होस्ट।
उसे क्या कहते हैं? संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले या फिर कोई नहीं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर या फिर केसेस। तो जाहिर सी बात है, एक पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर सबस्टांस जिससे कोई भी इन्फेक्शन किसी दूसरे तक, होस्ट तक पहुंचता है, तो उसको सोर्स बोला जाएगा, स्रोत बोला जाएगा, यानी कि संक्रमण का स्रोत उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 66 क्वेश्चन पर, 66 क्वेश्चन। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर वाटरबॉर्न, एयरबॉर्न, वाटर एयरबॉर्न या फिर फूडबॉर्न, यानी कि जल जनित, वायु जनित या फिर जलवायु जनित या फिर भोजन जनित। अति श्वसन संक्रमण के संचरण का प्रकार है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका जो है प्रकार क्या है, किसके द्वारा, यानी पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये फैलता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एयरबॉर्न, यानी कि वायुजनित। तो जाहिर सी बात है, जितने भी सांस से संबंधित जो संक्रमण होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो आपकी एयरबॉर्न होती हैं, वायुजनित होती हैं। फिर है कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, बैलेंस्ड वेंटिलेशन या फिर ये सभी। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में आपके ये सारे के सारे आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में जैसे आप घर में क्या होता है, एग्जॉस्ट लगवाते हैं, वो भी एक वेंटिलेशन का माध्यम है, वो भी आर्टिफिशियल है। एयर कंडीशन यानी कि एसी लगाते हैं, वो भी वेंटिलेशन का माध्यम है, वो भी आपका आर्टिफिशियल है। और बैलेंस्ड वेंटिलेशन, ये सारे के सारे आपके जो है आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन है। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते, कंपाउंड्स दैट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, वाटर या फिर विटामिन। तो इसका राइट आंसर है विटामिन। फिर है 69, निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन, कॉर्न, होल ग्रेन, जिलेटिन या फिर एग। तो आप सभी जानते हो ये एग होगा, जिसमें जो कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन पाई जाती है अंडे में। तो जैसे कि आप जानते हो, जो प्रोटीन होती है उसमें एक कंप्लीट प्रोटीन होती है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है और पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रोटीन को कैटेगराइज करें, वो तो कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो एक जो इसका वर्गीकरण है उसमें आपका कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट आती है, और तीसरी आती है पार्शियली कंप्लीट। ठीक है, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब इसमें जो आपका अंडा है, ठीक है, ये हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन तो होता ही, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, और साथ साथ में इसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, जो अंडे को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। अब इसमें अंडा तो है, इसके अलावा मीट है, मिल्क है, ठीक है, फिश है, इन सभी में कंप्लीट प्रोटीन और हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इनकम्प्लीट जो प्रोटीन है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जिलेटिन और जो कॉर्न, यानी यहाँ पर जो मक्का है, फिलहाल ये प्रोडक्ट है, कोई प्रोटीन नहीं है, बल्कि मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं जीन, इसका नाम है, जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन में आती है। और जो जिलेटिन है वो भी आपकी इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। पार्शली कंप्लीट की बात करें तो पार्शली, ये देखिए यहाँ पर जिलेटिन है, और जो मक्के में जीन पाई है, दोनों ही इनकम्प्लीट प्रोटीन है। ठीक है, ओके। और पार्शियली कंप्लीट में, तो इसमें जैसे आपके ये साबुत अनाज है, होल ग्रेन है, ये आपके किस में आ जाते हैं, पार्शियली कंप्लीट में आ जाते हैं। ठीक है, होल ग्रेन यानी कि जितने भी सीरियल हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, वो अनाज जो है उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है, जैसे दालों में जो प्रोटीन पाई जाती है, वो सब आपकी पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन होती है। ओके, फिर है 70 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज इजिली डाइजेस्टेड बाय एन इन्फेंट, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लैक्टोज। ठीक है, यानी नवजात के द्वारा, यानी कि इन्फेंट के द्वारा जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है,
पाचन जिसका हो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है आपका लैक्टोज, जो कि मिल्क में पाया जाता है। ओके, चलिए फिर अब 71 से जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, जो भी हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आप टेलीग्राम पर जाएंगे, आप होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको आप ये हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जो भी हम यहाँ पर पीडीएफ यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते हैं तो उसका पीडीएफ हम वहां पर विद आंसर शेयर कर देते हैं। उसके साथ साथ में जो भी नोट्स हमारे पास होते हैं वो भी हम उस पर शेयर करते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही उसका जो लिंक है वो भी हम आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहां से भी आप जा सकते हो या फिर आप होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही सर्च भी कर सकते हो। दोनों ही यूट्यूब पर और आपका टेलीग्राम चैनल पर दोनों ही सेम नाम से है, तो दोनों से आप उसको सर्च कर सकते हो वहां पर जाकर के। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ भी वहां से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप उसको निकलवा करके आराम से आप घर पर बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, देन आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो अभी आने वाले वीडियो हैं तो वो आपको मिलते रहें। जो बेल आइकॉन है उस पर आप उसको जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, उस पर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की क्लासेस करवाने के लिए, तो इसको मैं श्योर नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्लासेस करवा पाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर आप जानते ही हो कि मैं जॉब में हूँ, तो यहाँ पर कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल हमारा बहुत बिजी है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, ठीक है, एग्जाम में। और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन के साथ साथ में उसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलें। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करवा दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको क्लासेस करवा सकें, लेकिन श्योर नहीं कह सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो हमारा फोकस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर है। ओके, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम कोशिश जरूर करेंगे। और आपके कमेंट्स के लिए, आप बहुत अच्छे कमेंट्स, जो आप अच्छे कमेंट्स करते हो, ये हमको मोटिवेट करता है और हम वीडियो अपलोड करने की भी कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर कर सकें। फिलहाल रेगुलर तो नहीं पॉसिबल है हमारे लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर पॉजिटिव कमेंट्स। हाँ, निगेटिव भी, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ नहीं सही लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, उसको हम अपना इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।